हेलो एवरीवन, मैं सुनील स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम निर्देशांक ज्यामिति के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके टीआरई 1 में हुए हैं चाहे टीआरई 2 में हुए हैं, सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे। मे भी हो सकता है ये 2 पार्ट में वीडियो बने, बट मैं कोशिश करूंगा कि एक पार्ट में सारी चीज़ें कवर करूँ। ठीक है, अगर ज़्यादा बड़ा वीडियो बनेगा तो मे भी हो सकता है हमें इसे 2 पार्ट में कवर करने की ज़रूरत पड़ेगी, और नहीं अगर हो पाएगा पॉसिबल होगा तो इसी एक पार्ट में जो यहाँ पे एक लिखा हुआ है एक पार्ट में ही सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे हम। ठीक है, सो करने का तरीका वही रहेगा। आप वीडियो को पॉज कर लेंगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ उसे फिर मिलान करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक इससे पहले कॉन्सेप्ट वीडियो कर लिया था, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए थे, अब प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो मतलब ओवर एंड ऑल इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का निर्देशांक ज्यामिति का सारा जो पैटर्न है, कॉन्सेप्ट है, सारी चीज़ विद प्रैक्टिस हम इस समाप्त करने की ओर आ गए हैं। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, और मतलब ये कि ऑलमोस्ट एडवांस मैथमेटिक्स का सारा पार्ट कवर कर ले रहे हैं, और हम उसके साथ अंकगणित वाला ही पार्ट करेंगे जो कि सभी वर्गों के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ बाद में करते चलेंगे। ठीक है, सो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे विदाउट टाइम वेस्टिंग करते हुए। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है 2 बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, आपको 2 बिंदु दिए गए हैं, और एक में देखो, अगर इसको आप देखोगे यहाँ पे k,4 दिया गया है, और दूसरा क्या है -3,2 दिया गया है, और रेखा की प्रवणता दे के रखा है, स्लोप दे के रखा है 1/2। तुमको k की वैल्यू पूछी जा रही है। एक चीज जानते हो आप लोग कि अगर 2 बिंदु दिए गए हो तो प्रवणता कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया भी था। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो प्रवणता, अगर 2 बिंदु दिए गए हैं, प्रवणता 2 बिंदु दिए जाएं, 2 बिंदु और प्रवणता अगर गिवन हो, है ना, और प्रवणता मतलब m दिया गया हो, तो इसके लिए जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, y इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 कर लेते हैं अपॉन x2 माइनस x1 करते हैं। ठीक है, दोनों बिंदु क्या दे के रखे हैं, k,4 दे के रखा है, और दूसरा क्या दे के रखा है आपको, -3,2 दे के रखा है, और और प्रवणता मतलब m की जो वैल्यू दे के रखी है 1/2 दे के रखी। ठीक है, जो डेटा दिया गया है उसको हम लोगों ने लिख लिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो क्या हमें चीज़ें दिखाई पड़ रही है। आप इसको चाहो तो x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। तो y2 माइनस y1 करने का मतलब m इक्वल टू लिखने का मतलब है कि m की वैल्यू कितनी है 1/2, तो m की जगह पे 1/2 रख दिया। y2 माइनस y1 करने का मतलब क्या हो जाएगा, y2 कितना है -2, तो -2 कर दिया। माइनस क्या करना है, y1 करना है, तो -4 करोगे आप, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू क्या है -3, तो -3 लिखा, माइनस k की वैल्यू प्लस के साथ तो -k कर दिया। ठीक है, हमको इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए दोनों में माइनस आ रहा है, तो चाहो तो आप माइनस कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 2 + 4 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई माइनस कॉमन लिया है तो क्या हो जाएगा 3 + k हो जाएगा, और ये माइनस वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर आपको बचेगा 6, और नीचे बचेगा 3 + k बच रहा है। ठीक है, ये बच गया। अब इसी को सॉल्व करना है। अगर 1/2 इक्वल टू क्या है, 1/2 इक्वल टू क्या है 6/3 + k है। इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो चीज़ें हमें सॉल्व होती नजर आएंगी। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दो और इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दो आप। 3 + k का मल्टीप्लाई अगर एक में करोगे तो वैल्यू वही रहेगी, 3 + k आ जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 6 करोगे तो 12 हो जाएगा। k बराबर क्या हो जाएगा, 12 - 3 कर दोगे, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, तो k की वैल्यू 9 आ गई। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी यहाँ पे दिख रहा है, ये वाली वैल्यू, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको बेसिक जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 2 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं और प्रवणता अगर निकालने के तरीके का जो हम लोगों ने यूज़ किया है, ये फार्मूला आपको पता रहना चाहिए। आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। यहाँ पे y नहीं है, एक मिनट, यहाँ पे है हमारा m, प्रवणता m इक्वल टू होता है ना, प्रवणता m इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके पेपर का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एक वृत्त दिया गया है, वृत्त पे 3 बिंदु दिए गए हैं, 6, -6, 3, -7 और 3, 3 दिया गया है। आपको वृत्त के केंद्र का निर्देशांक बताना है। सिंपली अगर आप इसको मैं अगर अगर वृत्त बना के क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूँ ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। मान लो मैंने एक वृत्त बना दिया इस तरीके से। ठीक है, एक वृत्त बना दिया, और इस वृत्त में मैंने चीज़ें मान ली अपने अकॉर्डिंग कि मान लो ये केंद्र है। ठीक है, केंद्र मैंने मान लिया,
एक चीज़ आप ये जानो, यहाँ पे केंद्र के निर्देशांक हमें पता नहीं है, हमें केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। केंद्र ज्ञात करने का मतलब केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करना है। हम इसके निर्देशांक को x, y मान लेते हैं, मान सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके निर्देशांक, जो सेंटर को हम O मानते तो O मान लिया, इसके निर्देशांक x, y ले लिए, और 3 बिंदु जो दिए गए हैं उनको लिख लेते हैं। पहले बिंदु एक पॉइंट A मान लिया, यहाँ पे B मान लिया, यहाँ पे C मान लिया, ठीक है। और इस जो वैल्यू दी है उसको लिख लो, 6, -6 लिखा, और 3, -7 लिख लिया, और 3, 3 लिख लिया। देखो, इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतर तरीका ये रहेगा कि आप इसके विकल्पों को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। इस क्वेश्चन का अदरवाइज अगर और तरीके से करोगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाएगा, सॉल्व करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो और इसका कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे हम आपको मैं भी बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे अगर चीज़ें आपको दिखाऊँ, अगर इस सेंटर से मान लो, ये सेंटर मान लो यहाँ पे रहा था, ठीक है। अगर सेंटर को अगर मैं किसी भी सेंटर से अगर मैं कोई लाइन अगर यहाँ पे मिला देता हूँ, मान लो ये लाइन मिला दिया, एक लाइन आपको यहाँ पे मिला दिया, एक लाइन आपको यहाँ पे मिला दिया, ठीक है। ये मान लो सेंटर है, ठीक है, सेंटर वाला पॉइंट है, ठीक। तो आप ये चीज़ जानते हैं, सेंटर से वृत्त के परिधि पर अगर कोई रेखा मिलाई जाए तो किसकी तरह ट्रीट करता है, वो वृत्त की त्रिज्या की तरह ट्रीट करता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें OA जो दिख रहा है, OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC जो है, ये त्रिज्या के बराबर होगी, मतलब ये तीनों आपस से बराबर होंगे, है ना। वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती, तो ये प्रॉपर्टी यूज कर लिया। अब ऑप्शन यूज करते हैं भाई। अब पहला ऑप्शन अगर मैं देखता हूँ पहला ऑप्शन देखता हूँ, अगर मान लो निर्देशांक 3,3 रहे होंगे, ठीक है। अगर ये 3,3 रहा होगा, पहले आप OC निकालो, OC हमारे पास दिखाई पड़ा, OC निकालो। OC का मतलब क्या हो जाएगा, हमें पता है जो फॉर्मूला होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस 1 का होल स्क्वायर करते हैं, दोनों को जोड़ घटा के स्क्वायर करके जोड़ लेते हैं। तो मैं डायरेक्टली अगर लगाऊं, 3 - 3 करोगे तो 0 आ जाएगा, 3 में से 3 निकालोगे फिर 0 आ जाएगा, स्क्वायर के रूप में लिखोगे तो ये वैल्यू 0 आ रही है। 0 आने का मतलब पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। रीजन क्या है, अगर मान लो दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर 0 हो जाएगी तो मतलब वो तो बिंदु ही हो गया, तो दूरी तो कुछ है ही नहीं, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जिसलिए जो त्रिज्या हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, जो आपस में तीनों बराबर हम लोगों ने बताया था आपको, ये क्या हो जाएगा, ये आपस में बराबर होते नजर नहीं आ रहे हैं, तो ये वैल्यू 0 आएगी ही नहीं। तो पहला ऑप्शन फेल हो गया। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। अगर दूसरे ऑप्शन में चलने का अगर बात किया जाए, एक मिनट रुको, दूसरा ऑप्शन क्या है, 3, -2 है। अगर 3, -2 अगर लिया जाए, अब देखो इनके बीच मतलब अब OC की वैल्यू अगेन फाइंड आउट करो। दूसरे ऑप्शन से अगर OC की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे तो 3 पहले कैसे सॉल्व किया जाएगा, x वाले में से x को घटाओ, तो मतलब क्या हो जाएगा, x में से अगर x को घटाओगे तो 3 - 3 करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर। y में से y वाले को घटाओगे तो -2 है, तो माइनस प्लस कर लो, यहाँ पे -2 है, फिर -3 घटाना पड़ेगा, इसका स्क्वायर कर दिया। 3 - 3 करोगे तो 0 हो जाएगा, और 0 हो गया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप देखो ये, तो यहाँ पे बचेगा -2 और -3 -5 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। -5 का स्क्वायर करोगे तो √25 आएगा, ये वैल्यू कितनी के बराबर आ गई, 5 के बराबर आ गई। OC की वैल्यू 5 आ गई। अब हम OB की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। OB की जब वैल्यू फाइंड आउट करो, मैं यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट रुको, आप पेन का कलर ले लेता हूँ, ठीक है, इसको ले लिया। अगर मैं OC की वैल्यू फाइंड आउट, OB की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे लिखूँ 3 में से 3 घटाना पड़ेगा, x वाले में से x को घटाओगे, 3 - 3 किया, ठीक है, स्क्वायर कर दिया, प्लस -2 -7 घटाना पड़ेगा इसी तरीके से, और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ऐसे ही करोगे आप, है ना। इतनी चीज़ें कर दी। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 - 3 करोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस -2 + 7 कितना हो जाएगा, -2 + 7 हो जाएगा, का होल स्क्वायर होगा। -2 + 7 करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 0 का मतलब खत्म हो जाएगा, तो 7 में से 2 निकला 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बनेगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 5 आ गई। तो मतलब OC और OB 5 आने का मतलब ये त्रिज्या की तरह काम कर रहे हैं, बराबर चल रहा है। अगर OA भी अगर बराबर आ गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, फिर आगे हम चेक नहीं करेंगे। अगर हम OA फाइंड आउट करना चाहें, अगर OA मैं फाइंड आउट करता हूं
तो ओ ए के लिए क्या करना पड़ेगा, ओ ए का मतलब 3 में से पहले वाले में से इस x वाले में से इस x को घटाओ, 3 माइनस 6 करो, 3 माइनस 6 किया, इसका होल स्क्वायर कर दिया, और -2 में से -6 घटाओ, प्लस -2 -6 घटाओगे तो इस तरीके से आएगा डेटा, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक, 3 माइनस 6 करोगे कितना आ जाएगा, ये -3 हो जाएगा, 3 माइनस 6 का मतलब -3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस 6 माइनस 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, -3 का स्क्वायर किया जाएगा तो 9 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा। 9 60 को अगर आपस में ऐड करोगे तो ये हो जाएगा √25, और √25 की वैल्यू कितनी आती है, 5 आती है। तो मतलब ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, तीनों वैल्यू बराबर हो गई। यहाँ कंडीशन जो मैंने लिखा था ये तीनों वैल्यू बराबर हो गई, मतलब 5 के बराबर हो गई। इसका मतलब जो ऑप्शन बी हमारा दिख रहा है यही इसका आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने ऑप्शन का यूज करके क्वेश्चन को आसानी से कर लिया, अदरवाइज हमें ओ सी की वैल्यू निकालनी पड़ती, ओ बी की वैल्यू निकालनी पड़ती, ओ ए की वैल्यू निकालनी पड़ती, उसके बाद एक्स वाई के रूप में इक्वेशन बनाना पड़ता, उसको सॉल्व करना पड़ता। वो बहुत जटिल प्रक्रिया है, उसके चक्कर में मत पड़िए। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि बहुत कम समय में, इससे कम समय में क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस है तो जो कैलकुलेशन में कर रहा हूँ और तेजी के साथ की जा सकती है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन देखें। ठीक है, जिनको थोड़ा भी डाउट है तो मैंने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करा दी हैं। जिन्होंने कॉन्सेप्ट का वीडियो देखा होगा ये सारे क्वेश्चन वो मेरे से पहले कर पा रहे होंगे। ठीक है, अनंत हल के लिए कह रहा है क्वेश्चन, मैंने आपको अनंत हल के लिए चीज़ें बताई थी। कभी भी कोई क्वेश्चन में अगर इस तरीके से दो लाइन के दो रेखाओं का समीकरण दिया गया है, अगर दो रेखा का समीकरण अगर आपका दिया है, ठीक है, दो रेखा का समीकरण अगर दिया गया है, ठीक है, दो रेखा का अगर समीकरण दिया है, ठीक है, और उसके अनंत हल होते हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या लिखी जाती है। पहले हम रेखा का समीकरण लिख लेते हैं। मान लो a1x है प्लस b1y है प्लस c1 बराबर अगर 0 है, पहला रेखा का समीकरण हो गया। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या है, 0 है। दो रेखाएं हैं, अब मैं कह रहा हूँ कि अनंत हल है। ठीक है, अनंत हल की अगर बात कर रहा हूँ, अगर इन्फिनिटिव सॉल्यूशन है, इसका मतलब दोनों लाइन एक दूसरे पे अध्यारोपित हो रही, ओवरलैप कर रही होंगी। ठीक है, तो कंडीशन जब बन के आती है, अगर ऐसे केसेस में कंडीशन जब बनती तो क्या होता है, अनंत हल के लिए, अनंत हल के लिए क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो क्वेश्चन में हम ये बोलेंगे कि जो जो दो रेखाएं दी गई इनके अनंत हल होंगे। ठीक है, और इनके अगर डेटा, अगर यहाँ जो क्वेश्चन दे के रखा है, अगर इसमें अगर तुलना करें, जो डेटा दे के रखा है 3 गुना, अगर आप इसको देखें जो डेटा दिया हुआ है 3 गुना k माइनस क्या है 1 है इंटू एक्स है प्लस 4y इक्व टू 24 दिया है। ठीक है, और दूसरा क्या दे के रखा है 15x प्लस 20y इक्व टू k टाइम्स 8 टाइम्स k प्लस क्या 13 है। सही है सारी चीज़ें, 8 टाइम्स k प्लस 13, 24 है 20y है। ठीक है, अगर दोनों से अगर आप तुलना करोगे तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा a1 की जगह पे क्या है 3 गुना k माइनस 1 है, तो a1 की वैल्यू क्या है 3 टाइम्स k माइनस 1 है a1 की वैल्यू, और b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू क्या है 4 है तो 4 लिख लिया, c1 की वैल्यू 24 है तो c1 की वैल्यू 24 लिख लिया। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे a2 की वैल्यू अगर निकालूँ तो दूसरे वाले समीकरण में देखो तो a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू आप बोलोगे सर 15 है, और b2 की तुलना करोगे तो क्या b2 के बराबर क्या है 20 है, b2 के बराबर 20 है, और c2 के बराबर क्या है होगा आपका, c2 के बराबर क्या हो जाएगा आपका k टाइम्स 8 प्लस 13। ये डेटा दे के रखा है। ठीक है, अगर हम इन सारी चीज़ों को, मैंने सारी चीज़ें बहुत क्लियर करने की कोशिश करी है आपको, जो चीज़ दिया गया है मैंने उसको एज इट इज लिखा है, कंपैरिजन करके a1 a2 a3 और c1 c2 की वैल्यू लिखी है। ठीक, अब यही डेटा फीडिंग करके आंसर निकालना है। अगर आप डेटा फीडिंग करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखो उसमें अगर a1/a2 किया जाए तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, a1/a2 करने का मतलब क्या हो जाए, a1 की वैल्यू क्या है 3 टाइम्स k माइनस 1 है तो k माइनस 1 लिख लिया, और a1/a2 का मतलब a2 की वैल्यू कितनी 15 तो 15 लिख लिया, और इक्वल टू b1/b2, b1 की वैल्यू कितनी है 4 है,
और B2 की वैल्यू कितनी है 20 है तो 20 लिख लिया। और C1/C2 का मतलब क्या हो जाएगा 24/8 टाइम्स K+13। लेकिन हमें इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम केवल इन दोनों की ही तुलना करके या फिर इसकी तुलना करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। किसी दो को बराबर कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, है ना। बहुत डिटेल में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा क्वेश्चन सॉल्व यहीं पे हो जाएगा। हमें इसको ही तुलना इसको ही बराबर, किसी को बराबर कर लो, आप इसी को बराबर कर लो। अगर आपकी इच्छा हो तो चाहे तो इसको बराबर कर लो, किसी दो को बराबर कर लो, चाहे तो इसको बराबर कर लो आप, है ना। आप अपने हिसाब से तुलना जिसकी करना हो कर लो। मैं इन दोनों की तुलना कर लेता हूँ। इसको जब सॉल्व करोगे तो जब इसको इन दोनों को बराबर करोगे क्या 3/5 हो जाएगा। और ये K-1 है, 15 है, इक्वल टू क्या है 4 क्या है 20 है। इसको जब सॉल्व करोगे आपको क्या दिखाई पड़ेगा यहाँ पे, तो 4 से काटोगे 4×5 = 20 हो जाएगा, 5 यहाँ बचा। 3 से काटोगे 3×5 = 15 हो जाएगा, और ये 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो K-1 बराबर क्या हो जाएगा, तो K-1 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और K की जब वैल्यू लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा। तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K की वैल्यू 2 हो जाएगी। K की वैल्यू 2 आने का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा K का जो आंसर आएगा 2 हो जाएगा। आपकी अगर इच्छा करे तो ये 4/20 बराबर 24/K टाइम्स 8 टाइम्स K+13 का भी बराबर कर लेना, उससे भी K की वैल्यू आपकी 2 ही आएगी, ठीक है। तो ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ऑप्शन नंबर जो भी मैच कर रहा हो मैच करा लो, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम में आया क्वेश्चन आपके हैं, तो देख लीजिए इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चीजें समझ में आ रही है मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। ये क्वेश्चन पढ़ें। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, इसके 3 शीर्ष दिए गए हैं, ठीक है। तो जो बी पॉइंट पे जो मतलब बी पॉइंट का मतलब हो गया जिसपे 90 अंश का कोण बन रहा है, जिसपे 90 अंश का कोण बन रहा है उस पे बी पॉइंट है, इसके निर्देशांक P, 3 दिए गए हैं। आपसे P की वैल्यू पूछी जा रही है। अगर तीनों निर्देशांक दिए जाते तो आप तीनों की दूरियां निकाल सकते थे और प्रूफ कर सकते थे, या फिर वट जैसा भी कंडीशन देता तो कर लेते। लेकिन इन्होंने इस बार क्या किया है, निर्देशांक में x की वैल्यू नहीं दिया है, उसकी जगह पे P लिख दिया है। आपको P की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से ऑप्शन से करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन आपको अगर बेसिक्स पता है तब, ठीक है। कैसे बेसिक्स का मतलब, देखो बेसिक का मतलब मैंने आपको बता दूं अगर 90 डिग्री का अगर ट्रायंगल बन रहा है तो आप इसे याद रखना, एग्जाम में पाइथागोरस प्रमेय पे आपका 101% किसी न किसी रूप में क्वेश्चन आएगा। चाहे कोऑर्डिनेट में क्वेश्चन डाल के पूछ लेगा, मेंसुरेशन में पूछ लेगा, ट्रायंगल में पूछ लेगा, और कोऑर्डिनेट के में नहीं पूछ रहा है अगर, और उस मेंसुरेशन में नहीं पूछा तो ज्योमेट्री में पूछ लेगा। मतलब इस पे क्वेश्चन आपसे बनाएगा ही बनाएगा। तो कहीं ना कहीं देखो ये क्या है, ये भी क्वेश्चन जो है ये पाइथागोरस थ्योरम पे ही क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में, अगर आप उसको डायरेक्टली पकड़ पाए तो इसका जो बेसिक फंडा होता है, बेस होता है, ये हाइट होता है, एल होता है, लंबाई होता है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो किसी पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए एक त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होना चाहिए, और इसका जो बेस का स्क्वायर होता है और लंब का जो स्क्वायर होता है वो इसके हाइपोटेन्यूज मतलब जो कर्ड है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। ये सबको पता है। और एक पहला पॉइंट तो आपको ये नोट कर लेना। दूसरा पॉइंट आपको क्या नोट करना है, दूसरा पॉइंट आपको ये नोट कर लेना है कि अगर त्रिभुज अगर इस तरीके से दिया गया है, सबसे बेसिक वाला जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, 3 भुजाओं का भुजाएं होती हैं, वो होता है 3 4 5। मतलब या फिर ये 3 बन जाए, या फिर 4 बन जाए, या फिर ये 5 हो जाए। 3 4 5 का मतलब हो जाएगा चाहे सबसे बड़ी वाले भुजा का जो स्क्वायर होगा शेष जो छोटी भुजाएं हैं उनके वर्गों का योगफल के बराबर होगा। 3 का स्क्वायर कर लो, आप 4 का स्क्वायर कर लो, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दोगे तो ये भी 25 आएगा, यहाँ से भी 25 आएगा, ये आपस में बराबर हो गए। बराबर होने का मतलब 90 अंश का कोण बनेगा। बात समझ में आया। तो दूसरा पॉइंट आप ये नोट कर लेंगे, ठीक है, कि इस तरीके से अप्लाई करते हैं। मतलब पाइथागोरस ट्रिपलेट जो लिखा होता है, पीटी मतलब पाइथागोरस जो ट्रिपलेट लिखा होता है, पहला क्या होता है 3, 4, 5। अब इसी का 2 गुना करोगे तो 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 2 गुना करोगे तो 10 हो जाएगा। 3 गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। ऐसे 4 गुना करते जाइए, 5 गुना करते जाइए, 6 गुना करते जाइए, आपकी जो इच्छा करे करते चले जाइए। ऐसे आपको बहुत ढेर सारे आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट मिल जाएंगे। अब आप क्वेश्चन करोगे सर इससे इसका क्या मतलब है, अभी मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा।
क्योंकि मैं क्वेश्चन को ऑप्शन से कराऊंगा, है ना, क्योंकि वैसे आप करोगे तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब इस सारी चीज़ को हटाते हैं। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ, देखो अगर पहला ऑप्शन लूंगा 3, तो मतलब ये कहाँ, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनेंगे 3,3। अब इसे सॉल्व करो। 4 में से 3 निकलेगा, क्या बचेगा, इसकी इनकी दोनों के बीच की दूरियां निकालो। 4 में से अगर 3 निकालो तो 1 बचेगा, और 7 में से 3 निकाला तो 4 बचेगा। दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो। जब ऐड करोगे 4 चौको 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 17 हो जाएगा। अंडर रूट 17 किसी पाइथागोरस ट्रिपलेट का साइड नहीं बनता नजर आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हम छोड़ देंगे। पहला ऑप्शन हम छोड़ दिए, हटा दिए। ठीक है, अब दूसरे वाले ऑप्शन में आते हैं, इसको हटा के। तो दूसरे वाले ऑप्शन में आते हैं 5। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा तो ये निर्देशांक कितना बच जाएगा, 5,3 बनेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स वाले में से एक्स को घटाओगे, मतलब 4 में से अगर 5 को घटाओगे तो -1 बचेगा, और 7 में से अगर 3 घटाओगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। 4 का स्क्वायर करोगे, 4 माइनस 5 करोगे तो -1 का स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर करोगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये भी अंडर रूट 17 आ रहा है। ठीक है, अंडर रूट 17 आ रहा है, तो किसी पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में, साइड के बारे में बता नहीं रहा, तो ये भी ऑप्शन हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस ऑप्शन को भी हटा देते हैं। ठीक है, अब आपका फोर्थ वाला ऑप्शन देख लेते हैं, थर्ड वाला ऑप्शन। अगर मैं 4 लेता हूँ, जो तीसरा ऑप्शन 4 है, तो 4,3 है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 4 में से 4 निकालोगे तो क्या बचेगा, 4 में से 4 निकालोगे तो 0 बचेगा। 0 का स्क्वायर करोगे, प्लस 7 में से अगर 3 निकालोगे तो 4 बचेगा। 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और 0 प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 4 आ जाएगा। 4 जो मैंने 3, 4, 5 सबसे छोटा वाला ट्रिपलेट बताया था, इसमें एक साइड 4 दिख रही है। इसका मतलब इसके बीच की दूरी 3 आनी चाहिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी AC की जो लंबाई आनी चाहिए वो 5 आनी चाहिए। अगर आता है तो हमारा एक क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा। इनको भी चेक कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं रहूँगा, अगर एज ए स्टूडेंट की अगर बात करूँ, तो मैं इसका ऑप्शन नंबर C अब सही कर दूंगा, अब इसके आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि मैं आपको रीज़न इसका बताऊंगा अभी, लॉजिक। इतनी बात समझ में आई। अब इसको मैं थोड़ा सा और सही करने की कोशिश करता हूँ, और आसान करने की कोशिश करूंगा इसको। अगर यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करता हूँ, अगर इनके बीच की अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करूँ, तो यहाँ कैसे करोगे आप, 4 माइनस 7 करोगे तो -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर करोगे, और 3 माइनस 3 करोगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर करोगे, -3 का स्क्वायर करने का मतलब 9 हो जाएगा। अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। 3, 4 हो गया। अब मतलब ये वाली दूरी पे अगर 5 आ गए, तो मैं 100% श्योर हो जाऊंगा कि मेरा आंसर सही है। कर लेते हैं। इनके बीच की दूरी निकालो आप। 4 माइनस 7 करो, 4 माइनस 7 किया, और 7 माइनस 3 किया, प्लस 7 माइनस 3 किया। 4 में से 7 घटाओगे तो -3 बचेगा, तो -3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 7 माइनस 3 करोगे तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा। जब सॉल्व करोगे 16 9 कितना होता है, 25 होता है। अंडर रूट 25, इसको जब सॉल्व करोगे वैल्यू 5 आ गया। तो मतलब क्या मिल गया, 3, 4, 5 मिल गया। मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर C है 100% सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मतलब ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट। तो इस तरीके से हमारा अप्रोच रहेगा, तो क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो तरीका मैं बता रहा हूँ जिससे क्वेश्चन को बहुत कम समय में आप कर पाएँ। और क्वेश्चन को हमेशा डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश मत करें, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे आपका बहुत समय बच जाएगा। जो ये मैं चीज़ें कर रहा हूँ, इससे आप बहुत कम समय में क्वेश्चन के सटीक आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ें और खुद से करने की कोशिश करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है आसान, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए हमें। कह रहा है दो रैखिक समीकरण दिया गया, दो रेखाओं का समीकरण दे के रखा है, और कह रहा है कि इन रेखाओं तथा वाई अक्ष पर बनने वाले त्रिभुज के निर्देशांक बताओ। देखो, वाई अक्ष पे अगर त्रिभुज के निर्देशांक बनाना, कभी भी याद रख लेना, अगर मैं इस तरीके से एक त्रिभुज मैं आपको अगर बोलता हूँ, एक नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ इसमें। देखो इस चीज को मान लो ये एक्स और वाई एक्सिस है, बहुत ध्यान से समझना, आसान सा ट्रिक है। अगर मैं बोल देता हूँ एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि वाई अक्ष पे ये त्रिभुज बनाने की बात कर रहा है, तो वाई अक्ष पे आप जान लो कि तीनों बिंदु नहीं हो सकते। अगर तीनों बिंदु अगर एक ही रेखा पे पड़ जाएंगे तो वो त्रिभुज नहीं बन पाएगा, वो एक रेखा बन जाएगी। तो मिनिमम 2 बिंदु तो एक रेखा पे पड़ ही सकते हैं। तीसरा बिंदु अलग रेखा पे पड़ेगा, मतलब एक्स एक्स वाले कोऑर्डिनेट पे चला जाएगा। ठीक है,
तो दो बिंदु हम यहाँ पे बना सकते हैं, तीसरा बिंदु हम मैंने मान लिया यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा मिलाओगे तो। आपसे पूछा जा रहा है तीनों जो शीर्ष हैं यहाँ पे, जो आपको तीनों शीर्ष दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे ये वाला शीर्ष, इन तीनों शीर्षों के आपको निर्देशांक बताने हैं। ठीक है, इन तीनों शीर्षों के निर्देशांक बताने क्या है मुझे नहीं मालूम है। बात समझ में आ गया? तो मतलब क्या हो गया, एक चीज़ और जानो, अगर y अक्ष पे काटेगा, y अक्ष पे अगर कट कर रहा है तो मतलब आप जान लो कि x की जो वैल्यू होगी, अगर y अक्ष पे काटेगा तो x की वैल्यू 0 होगी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। ये बेसिक फंडामेंटल यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इतनी बात समझ में सबको आ चुकी होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, अब क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को अगर पढ़िए तो दो रेखाएं दे के रखी हैं। एक है x माइनस वाई दिख रहा है, +1 बराबर क्या है, 0 है। विजिबल है या नहीं पहले ये बताओ। हाँ विजिबल हो रहा है बट एक कम विजिबिलिटी है। ठीक है, और दूसरी लाइन क्या है, दूसरी लाइन क्या है आपकी 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्व टू क्या है, 0 है। देखो भाई पहले हम क्या कर लेते हैं, हमें तीसरी रेखा का पहले जो तीसरा बिंदु है जो x और y दोनों के कोऑर्डिनेट दे रहा है, पहले हम उसके निर्देशांक निकालेंगे, क्योंकि हम लास्ट के दो निर्देशांक आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं ऑप्शन चाहूँ तो 5 मिनट में, एक मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट में मैच करा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको चीज़ें एकदम बिल्कुल बेसिक से बताना चाहता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो अभी इसका आंसर आपको जल्दी से कहकर बता दूंगा। मतलब ये 0 करूँगा तो ये जाएगा, 0 करने का मतलब हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, और अगर मैं 0 करता हूँ तो 6 हो जाएगा, तो ये 6 आ गया। तो इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। मगर मैं चाह रहा हूँ कि आपको जैसा मैं कर रहा हूँ, अगर वो भी अगर वैसा सोच अगर आप में भी अगर डेवलप हो जाएगी तो चीज़ें बहुत तेज़ी से करो। कैसे मैं कर रहा हूँ देखो मेरी बात, ऑप्शन कैसे मैंने मैच करा लिया, मैं इसको लास्ट में बताऊंगा आपको कैसे करा दिया। पहले आप इसका बेसिक समझो। अगर मैं इसको लिखूंगा y बराबर अगर लिखना चाहो तो आप बोलो क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1 लिख सकता हूँ, बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, पहले हम निर्देशांक निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे 3 निर्देशांक हैं। अगर y अक्ष को काट रहा है तो x बराबर 0 होगा, तो ये दूसरा ऑप्शन जो दिखाई पड़ रहा है तो ये तो किसी भी हाल में सही नहीं होगा। यहाँ पे x के निर्देशांक नहीं, पहला x के निर्देशांक 5 दे के रखा है, y की 0 कर दिया, जो कि होना ही नहीं है। ठीक है, तो पहले और तीसरे वाले ऑप्शन में से मैच करना था, जो कि मैं तीसरा ऑप्शन मैंने सही कर दिया। कैसे सही होगा मैं देखो मैं करके दिखाता हूँ। अगर y बराबर जो आपने पहले इक्वेशन से अगर y बराबर x प्लस 1 रखा, ये दूसरा जो समीकरण आपने लिखा है, इसमें अगर मैं चीज़ों को रख दूं तो क्या होगा, 3x हो जाएगा। y की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, y की जगह पे x प्लस 1 रख सकते हैं, -12 बराबर कैसे कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। अगर आप इसको जब गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। 2 से गुणा करने के मतलब 2 का गुणा x में करोगे तो +2x हो जाएगा। 2 का गुणा अगर +1 में करोगे तो 2 हो जाएगा। -12 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3x प्लस 2x करोगे तो 5x हो जाएगा, और 2 में से अगर 12 घटाओगे तो -10 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 के बराबर हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। x की वैल्यू यहाँ पे आपको 2 दिखाई पड़ रही है। हमें x का निर्देशांक पता लग गया तो हमें y का भी निर्देशांक चाहिए। तो सिंपली बात कर लो, इस x की वैल्यू उठा के ऊपर वाले में इसमें रख दो। अगर यहाँ पे अगर x की वैल्यू उठा के अगर रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 3 आ गई। तो y की वैल्यू यहाँ पे 3 मिल गई, x की वैल्यू 2 मिल गई। तो मतलब हमें क्या हो जाएगा, पहला निर्देशांक जो लिखा जाएगा जो x और y के साथ होगा, जिसमें x और y के निर्देशांक रहेंगे, ये 2,3 हो जाएगा। ठीक है, 2,3 आने के बाद पहला निर्देशांक 2,3 मैच कर गया। ठीक है, और इसके बाद का निर्देशांक कैसे निकालोगे। अब आते हैं जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, इसका निर्देशांक निकाल लिया हम लोगों ने 2,3, ये 2,3 निकाल लिया, x और y के निर्देशांक निकाल लिया। अब इस रेखा पे बात करोगे तो आप ये जान लो, अगर ये y अक्ष पे अगर ये चीज़ें बनेंगी तो x के निर्देशांक 0 होंगे, आपको ये पता है, सबको पता है। इसमें भी x का निर्देशांक 0 होगा कि y अक्ष पे x की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, हमें निकालना है y का मान। कैसे निकलेगा देखो, अभी अब पीछे आ जाते हैं। अगर y के निर्देशांक निकालना है तो इस दोनों समीकरणों में x की वैल्यू 0 रख दो। अब दूसरे कंडीशन पे आते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर क्या है, 0 है। अगर मैं y बराबर, ये +1 था ना, ठीक है कोई बात नहीं, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर क्या है, 0 था, या फिर y बराबर क्या था, x प्लस 1 था। अगर y अक्ष को काटता है मतलब क्या हो जाएगा, x बराबर 0 रखना पड़ेगा, x बराबर 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि y अक्ष पे काट रहा है, y अक्ष पे है। तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर 0 + 1 करना पड़ेगा,
ये y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो x0 y1 क्या हो जाएगा, निर्देशांक क्या हो जाएगा, x y क्या हो जाएगा, ये 0 कॉमा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप देखो ये भी मैच कर गया, मैच कर गया। इसी तरीके से आप दूसरे वाले समीकरण में जब रखोगे, दूसरे वाले समीकरण में अगर आप x की वैल्यू 0 रखोगे, मैं कैसे कर रहा था भी आपको समझ में आ जाएगा, मैं जल्दी कैसे कर रहा था, बहुत सा आसान है, आप भी कर पाओगे। क्या था, 2x 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर क्या है, 0 है। x की वैल्यू 0 रखने का मतलब क्या हो जाएगा, जब मैं x बराबर 0 रखूंगा, अगर 0 रखूंगा तो ये वाली पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, 3x वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। x की वैल्यू हम लोगों ने 0 माना था, तो 0,6 निर्देशांक आएगा कि नहीं आएगा, बोलोगे बिल्कुल आएगा। तो ये तीसरा निर्देशांक भी हम लोगों ने मैच करा लिया। लेकिन आपको एग्जाम में इतना करने की ज़रूरत शायद नहीं पड़नी चाहिए। आप क्वेश्चन करना हो आपको, तो आपको मैं बता दूं, जस्ट मिनट, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 था। अगर ऑप्शन मिलाना तो x बराबर 0 रख लो क्योंकि y एच पे है। और दूसरा इक्वेशन क्या था, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 था, यही है ना। और 3x प्लस 2y माइनस 12, ठीक है। यहाँ पे भी x बराबर 0 रखो, ऊपर दोनों में x बराबर 0 रखोगे तो क्या ये वाली पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। 3 इंटू अगर आप 0 करोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मतलब क्या हो जाएगा, 2y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 12 को इस साइड लेके जाओगे तो ये 12 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। x की वैल्यू ऑलरेडी 0 माना था और y की वैल्यू 6 आ गई, तो इसके निर्देशांक क्या हो गए, 0,6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 0 रखोगे, अगर ये वाली पूरी वैल्यू 0 हो गई, 0 माइनस वाई बराबर प्लस 1 बराबर 0 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर y की वैल्यू 1 आ गई। इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0,1 हो जाएंगे। दोनों निर्देशांक हमने कितने सेकंड में निकाले, मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 सेकंड में निकाल लिया। अब आंसर मैच करा लो, 0106 आ गया, ठीक है, आंसर मैच हो गया है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आप ऑप्शन का यूज करें। मैंने आपको बेसिक्स के साथ सारी चीज़ें बताई हैं, मैंने आपको जल्दी करने का भी तरीका बताया है, आप 10 से 15 सेकंड के अंदर भी कैसे जवाब मैच करा सकते हैं, वो भी मैंने आपको तरीका बताया, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़े, तो इसमें क्या दे के रखा है भाई, इसमें आपको दो बिंदु दे के रखे हैं और दोनों बिंदुओं को आंतरिक रूप से क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हो। तो आपको जो बी के निर्देशांक है वो पता लगा के रखना है। मैंने आपको जब आंतरिक विभाजन बताया था कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, तो मैंने आपको एक चीज़ ये बताया था कि अगर आंतरिक विभाजन करते हैं तो किस तरीके से हम चीज़ों को याद रखते हैं। मैंने आपको बहुत शॉर्टकट तरीका बताया था, बहुत बेहतरीन तरीका बताया था, जीवन में आप उसको अगर कोरिलेट कर पाएंगे तो वो चीज़ें भूल नहीं पाएंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चीज़ें करी जाए तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक लाइन इस तरीके से दे के रखी है, ठीक है। और इसके जो अंतर वाले लास्ट वाले पॉइंट है इसको ए बोला गया है, यहाँ पे इसको बी बोला गया है। ए की निर्देशांक 1,1 है, 1,1 है, और बी की निर्देशांक है -2,7 है, ठीक है, ये है। और बिंदु बी पर मिलने वाले, एक मिनट रुको, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया इसमें, ये बी है, ए की निर्देशांक -2,7 है, बी की निर्देशांक पता नहीं है हमें, बी की निर्देशांक पता लगाना है, तो इसको हमने x, y ले लिया, ये x, y ले लिया, ठीक है भाई। और ये बिंदु सी पर यहाँ पे कहीं पे कुछ इसका, एक मिनट क्या हो रहा है इसका यार, ये रेखा बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। बिंदु सी यहाँ पे, इसके निर्देशांक इसने 1,1 दे के रखा है। और एक चीज़ ये बताया गया है, ये आंतरिक रूप से अगर एक दूसरे को विभाजित करते हैं तो ये अनुपात दे के रखा है 3:2 का, मतलब ये 3 है और ये 2 है। इसका फिगर कुछ इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। अगर आप आंतरिक समद्विभाजन वाला जो अगर फंडामेंटल क्लियर है तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप खुद से वीडियो पॉज करके करिए, मैं तो करा ही रहा हूँ, ठीक है। करने का मतलब क्या हो जाएगा, इसको जब करोगे आप, तो अगर मैं इसको करा जाए तो आपको बताया था अगर इस तरीके से, इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, जो लोग नए हैं शायद उनको शायद, एक मिनट रुको, कुछ इस तरीके से चीज़ें थी, थोड़ा तेज़ी से बताऊंगा मैं। मान लो ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये x1 है, ये y1 था, इसको x2 y2 ले लेते हैं,
और मान लो ये बिंदु P है, ये x कॉमा वाई था, ये मान लो m कॉमा n था। इस तरीके से अगर डिवाइड कर रहे हो, अगर आंतरिक रूप से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, वह वाला हम बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन हमारा आंतरिक वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको x बराबर लिख, जो तरीका होता है x बराबर क्या होता है, m गुना ये दूर वाले x के बारे में बात करोगे तो दूर वाले x2 से गुना कर दोगे, m इंटू x2 कर देते हैं, और फिर n गुना x वाली बात हो रही है क्योंकि x के बराबर, इस x के बराबर चीजें लिखी जा रही है तो x वाले पे ही फोकस करेंगे, दूर वाले x से गुणा कर दो। दूर वाला x क्या है, n गुना x1 है। आंतरिक समद्विभाजन में प्लस साइन लगाते हैं दोनों के बीच में, और जिस अनुपात में डिवाइड करता है दोनों का योगफल नीचे लिखते हैं। ये x के बराबर हो गया, पहला हमने सिस्टम लिख लिया। अगर दूसरे की बात करें y बराबर अगर मैं लिखना चाहूँ, तो अगर y की वैल्यू अगर लिखना चाहोगे आप तो क्या हो जाएगा, तो वही सेम प्रोसीजर करना है, m का गुना आप करोगे अब दूर वाले y में। ठीक है, तो m इंटू y2 करोगे, अब इस n का गुणा दूर वाले y1 में करोगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू y1 करोगे अपॉन m प्लस n कर दो। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूला और तरीका बताया था किस तरीके से चीज़ें याद रखते हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है चीज़ों को याद करने का, आंतरिक रूप से समद्विभाजन करते हैं। वाह वाले में भी सिर्फ चीज़ें यही रहेंगी, जहाँ प्रश्न लगा है वहाँ पे माइनस कर देना, आपका वाह वाला का फॉर्मूला भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब कर लोगे, सभी लोग क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, अब देखो भाई, अब यहाँ पे अगर लिखा जाए 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा, अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, 3 गुना एक्स करोगे तो 3x हो जाएगा, प्लस 2 गुना एक्स का मतलब हो जाएगा 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 3 गुना एक्स हो गया, 2 गुना -2 करना पड़ेगा, -2 मतलब -4, 2 गुना माइनस, ऐसे ही करोगे, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 करोगे तो 3 प्लस 2 करोगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 3x हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 इंटू 5 कर लोगे इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 5 प्लस 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 5 4 9 बाई क्या हो जाएगा 3, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, x का वैल्यू हमें 3 पता लग गया। अब हम y के लिए जब चीज़ें लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जब y के लिए चीज़ें आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, तो y भी 1 है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू वाई वन करोगे तो 3 इंटू वाई कर दिया आपने, प्लस 2 इंटू 7 करोगे तो 2 इंटू 7 कर दिया, डिवाइडेड बाय 3 और प्लस 2 क्या करोगे 5 कर दोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे 5 बराबर क्या हो जाएगा 3y प्लस 14 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 3y बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 14 करोगे आप, ये वैल्यू -9 की इक्वल हो जाएगी, 3y बराबर -9, y की जब वैल्यू सॉल्व किया जाएगा -9 डिवाइडेड बाई 3, ये वैल्यू -3 आ जाएगी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -3। x की वैल्यू आप लोगों ने निकाला था कितना, x की वैल्यू आपने निकाला था 3, x की वैल्यू पता लग गई, y की वैल्यू पता लगी, कोऑर्डिनेट लिखना तो आसान सभी के लिए हो जाएगा। हम निर्देशांक कैसे लिखते हैं, x कॉमा y लिखते हैं, x की वैल्यू आपकी 3 आई तो 3 लिखो, y की वैल्यू -3 आई तो -3 लिखो, निर्देशांक जो भी आंसर है मैच करा लो आप, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो निर्देशांक क्या है 3, -3 का मतलब ये बी वाला ऑप्शन मैच कर नजर आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही है। बात सुन में, तो आसान सा तरीका है, आप सभी लोग कर पाएंगे। ठीक है, बट ये कि फंडामेंटली अगर आप स्ट्रांग है तो चीज़ें कर पाएंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल मतलब चीज़ों को एकदम डीपली अगर चीज़ें आपने समझा होगा तो क्वेश्चन करना आसान है। मैक्सिमम केसेस में ये वाली वैल्यू एक्स वाई दे देता है, इसकी कोऑर्डिनेट दे देता है, इसकी वैल्यू ना निकाल के इससे वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो डिपेंड करता है वैल्यू फीडिंग कहाँ कहाँ करनी है। इसलिए मैंने आपको जो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है ये वाला, इसीलिए बताया है कि जिससे आप अगर ये चीज़ समझ पाएंगे तो क्वेश्चन को आसानी से समझ के कर पाएंगे। बात समझ में आ गया, आई होप समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे भाई, इस क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन में देखिए क्या देके रखा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें एक्स की वैल्यू बताना है, और देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि दो रेखाएं अगर दी गई हो लंब कब होती हैं, तो आपको एक चीज़ मैंने बताया था, ऐसा मैंने प्रूफ भी करवाया था कि m1 इंटू m2 जब निकल के आता है, ये वैल्यू दोनों का जब गुणनफल -1 हो जाए तो ये रेखाएं दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब होने की कंडीशन है। ये लंब होने की कंडीशन क्या है, m1 इंटू m2 बराबर क्या है -1। m1 क्या है, मैंने आपको एक चीज़ ये बताई थी, दो रेखाओं से अगर प्रवणता निकालना हो, अगर m1 निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला बताया था आपको। अगर दो रेखाएं अगर इस तरीके से मान लो x1 कॉमा
x1 y1 और x2 y2 है, अगर इसकी प्रवणता निकालना, अगर m निकालना है तो y2 माइनस y1 होता है डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 होता है। तो इस तरीके से आप प्रवणता निकाल सकते हो m1 m2 के फॉर्म में, क्योंकि दो अलग अलग बिंदु देके रखे हैं, दोनों बिंदु से हम प्रवणता निकाल सकते हैं। कैसे करोगे देखो, अब जो बिंदु देके रखे हैं उनसे हम प्रवणता निकालना चाहे तो क्या है, पहला ऐसे के इस बिंदु के लिए -2,6 और 4,8 तो -2,6 लिख लिया, 4,8 लिख लिया। इससे अगर प्रवणता निकालोगे, पहली वाला पॉइंट है इसलिए हम इसको m1 मान सकते हैं। प्रवणता निकालने का मतलब इसको x1 मानो, इसको y1 मानो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो। अगर आपकी इच्छा कर रहा है इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी मान लो। करने का तरीका एक साइक्लिक ऑर्डर में रहेगा, आंसर हमेशा मैच कर जाता है। नेगेटिव साइन आएगा लास्ट में, कैंसिल वगैरह हो जाता है, मैच हो जाता है आंसर, कोई इशू नहीं होता है। पैटर्न जब भी करना है एक ही पैटर्न को पकड़ के करना, आंसर हमेशा मैच कर जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे बड़ी सुविधा यही होती है। ठीक है, अब चीज़ों को करते हैं। अगर y2 माइनस y1 करूँ मैं, तो y2 की वैल्यू क्या है, 8 है, तो 8 लिख लिया। y1 करोगे तो ये वैल्यू कितनी है यार, ये 6 है ना, -6 है, अपॉन x2 माइनस x1 मतलब 4 -2 हो जाएगा। 8 माइनस 6 करोगे तो 4 आ जाएगा, और 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 8 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 आ रहा है। m1 की वैल्यू कितनी आई, 1/3 आ गई। ठीक है, तो m1 की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। m1 की वैल्यू हमें कितनी मिली, 1/3, ये नोट कर लो आप। ठीक, अगर m2 निकालना चाहें तो m2 के लिए क्या है, 8 12 है, 8,12 है, और x, 24 है। ठीक है, सेम वही चीज़ करते हैं, m2 निकालते हैं। जब m2 निकालोगे आप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, इसको x1 y1 ले लो। ठीक है, और इसको x2 y2 ले लो। ठीक है, तो y2 माइनस y1 करने का मतलब 24 में से क्या निकालना पड़ेगा, 12 निकालना पड़ेगा। और x2 माइनस x1 का मतलब x2 की वैल्यू x है तो x कर लिया, और x1 की वैल्यू 8 है तो 8 लिख लिया। 24 में से अगर 12 निकालोगे तो 12 बचेगा, x माइनस 8 बच गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कुछ इतनी आ रही है। ठीक है, m1 m2 हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब इनको इस साले जो हम लोगों ने कंडीशन पता, हमें मालूम है कि दोनों का गुणनफल -1 के इक्वल आना चाहिए, दोनों की वैल्यू अगर फीडिंग करें तो m1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो ये 1/3 है। और आपने m2 की वैल्यू निकाली है कितनी, 12 डिवाइडेड बाई x माइनस 8, 12 डिवाइडेड बाई x माइनस 8, इन दोनों का जो गुणनफल आना चाहिए -1 के इक्वल आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करो, अगर आप सॉल्व करोगे तो कुछ डेटा कटिंग आप कटते हुए नजर आ रहा है। अगर आप कटते हुए नजर आ रहा है तो इसको काट लो, 3 से काटोगे तो क्या हो जाएगा, 3 से काटोगे 3 4 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, -x प्लस 8 हो जाएगा। x बराबर जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4 हो जाएगा, और 8 माइनस 4 करोगे तो वैल्यू 4 आ रही है। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आई आपको कितना मिल गया, 4 मिल गया। ठीक, x की वैल्यू 4 आने का मतलब उसका ऑप्शन नंबर जो है आपको यहाँ पे दिखाई जो पड़ रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिक फंडा अगर आपको क्लियर है तो चीज़ें आप इजीली कर पाएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको बेसिक इसमें फॉर्मूला क्या पता रहना चाहिए, दो बिंदु से गुजरने वाले जब कोई रेखा गुजरता है तो उसकी प्रवणता कैसे निकालते हैं। यहाँ पे दो अलग अलग बिंदु दिए गए थे, दोनों की प्रवणता निकालना था, और कंडीशन जो होता क्या था, लंब वाला था, तो लंब वाले कंडीशन था m1 इंटू m2 बराबर -1। मैंने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में भी बताया था, अगर एक दूसरे के समानांतर हो तो क्या कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में m1 बराबर m2 हो जाता है। तो ये सारे के सारे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो कॉन्सेप्ट वाले वीडियो से सारी चीज़ जरूर सब समझ लें जो मैं बता रहा हूँ, और भी बेहतर समझ में आपको आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ें, कह रहा दो रेखाएं देखी दी गई हैं, इन रेखाओं के बीच का कोण दिया गया है, और एक रेखा की प्रवणता 1/2 है, तो दूसरी रेखा की प्रवणता पूछ रहा है। तो ठीक है, तो मैं आपको इसका फंडामेंटल आपको बता देता हूँ। किस कोई मान लो इस तरीके से, मान लो इस तरीके से दो रेखा, एक
ये क्वाड्रेंट है, ये वाई एक्सिस को दिखाता है और आपको ये एक्स एक्सिस को दिखाता है, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ एक लाइन इस तरीके से आपने ड्रॉ कर दी कुछ इस तरीके से, और दूसरी लाइन आपने कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दी, ठीक है, इस तरीके से को ड्रॉ कर दी, है ना। और कुछ इस तरीके से अगर ड्रॉ कर दी सॉरी, देखो एक चीज याद रखना, दोनों रेखाओं के जो बीच का कोण होगा ये होगा, ठीक है, दोनों रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा, ये होगा। और पहली रेखा का कोण क्या होगा, ये वाला कोण होगा। मैंने आपको बताया था कभी भी कोण लेता है घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में हम कोण काउंट करते हैं। ये प्लस में लिया जाता है, इस तरीके से प्लस में होगा। और इसका मतलब हो गया जो इधर का कोण जो बनेगा इसके अंदर ना बन के बाहर बनेगा, ये मैंने आपको बहुत बारीकी से बताया था, ठीक है। ठीक, तो इस तरीके से कुछ बनता है ना। और मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताया था, अगर इसके लिए अगर दोनों रेखा चीज़ों को मिला के अगर चीज़ें लिखी जाएँ तो टेन थीटा बराबर लिखा जाता है। मैंने प्रूफ किया था, ये एक्चुअल में बता नहीं रहा, मैंने प्रूफ भी किया था। ये m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, मैंने आपको बताया था, ये प्रूफ भी किया था। कुछ चीज़ें मैथ्स में ऐसा नहीं है कि आपके लेवल में नहीं तो आप प्रूफ नहीं समझ सकते, कर नहीं सकते। अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा बारीकी से समझोगे ना तो क्वेश्चन कितना भी टिपिकल आएगा घुमा देगा, आप क्वेश्चन करने की कंडीशन में हमेशा सदैव रहेंगे। अगर आप ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन बेसिक लेवल वाले तो कर लेंगे, लेकिन पेपर का लेवल आप जान रहे हैं कि कितना ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है, पेपर का टफनेस कितना बदल रहा है। और अब तो ये हो गया कि कैपिंग लगा दिया कि आप 2-3 बार ही पेपर दे पाएंगे, 4 बार दे पाएंगे। जो भी चीज़ें चल रही हैं, आप लोग पेपर में डेली नई नई न्यूज़ सुनते होंगे, बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे वीडियोस भी बन रहे हैं कि भाई 4 अटेम्प्ट कर लो, 3 अटेम्प्ट कर लो, 20 अटेम्प्ट, जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो अब एक अलग चीज़ें हैं। आप ये चीज़ जानो, आपके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम में 1 या 2 अटेम्प्ट में चीज़ें निकाल लो यार, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। क्योंकि जब समय बीतता चला जाता है ना तो जो तैयारी का जो मनोबल है वो भी टूटता चला जाता है ना। तो इसलिए कहता हूँ जो भी चीज़ें करो एकदम बढ़िया से करो, अच्छे से एक बार करके फाइनलाइज करके निकाल लो जाओ चीज़ें, ठीक है। अगर इस चीज़ को किया जाए, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। क्वेश्चन पे अगर आ जाओ, इस क्वेश्चन में चीज़ों को लगाओ क्या है, अगर मैं करूँ तो इस तरीके से एक लाइन दे के रखा है, ठीक है। और ये है, इसके बीच का कोण कितना दे के रखा है इस क्वेश्चन में, तो आप बोलोगे सर ये थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दे के रखी है π/4, ये थीटा की वैल्यू है। और इसकी m1 की वैल्यू, अगर ये m1 की बात करो तो m1 की वैल्यू क्वेश्चन में 1/2 दे के रखा है। और हमको m2 बताना है, इसकी वैल्यू बताना है, ये वैल्यू m2 हमें पता नहीं है, ठीक है। सिंपली जो डेटा मैंने आपको बताया फीडिंग करो, आंसर निकाल लो। तो जब फीडिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या लिखोगे आप, टेन थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 करोगे। टेन थीटा के बराबर अगर π/4 रखोगे, टेन π/4 की वैल्यू कितनी होती है, तो मैं इसको लिख ही लेता हूँ। टेन π/4 का मतलब 45 डिग्री, है ना। टेन π/4 का मतलब ये रेडियन में है, जब इसको कोण में डिग्री में बदलोगे तो 1045 डिग्री आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू, इसका आंसर होता है 1। टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो m1 की वैल्यू 1/2 तो 1/2 रख दो, m2 की वैल्यू पता नहीं तो उसको एज इट इज रखो, अपॉन 1 प्लस m1 की वैल्यू 1/2 गुणा m2 करोगे। अब इसी को सॉल्व करके आप चीज़ें सॉल्व कर पाओगे। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो इसकी वैल्यू हम 1 कर सकते हैं। टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 में अगर ये पूरा डेटा को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो आपको मिलेगा 1 × 1 + 1/2 इंटू m2 करोगे, और बराबर क्या आ जाएगा, अगर इसको जब लिखोगे आप तो ये बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस m2 बचेगा। सॉल्व करके m2 निकाल लो, कुछ करना होना है नहीं। तो क्या हो जाएगा, m2 वाले को अगर m2 के साथ लेके जाओगे तो ये 1/2 m2 प्लस m2 इक्वस टू क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। सही लिख रहा हूँ ना, ठीक है। सॉल्व करो, अगर मैं एक m2 में अगर आधा m2 और जोड़ दूंगा 3/2 m2 बचेगा। एक प्लस आधा करोगे तो 1.5 हो जाएगा, 3 का आधा करोगे तो 1.5 ही होगा, तो डायरेक्टली जोड़ोगे तो 1.5 आ जाएगा। आधा में से अगर एक घटाओगे तो माइनस आधा बचेगा, ठीक है। ये 2 से 2 कटता नजर आ रहा है तो काट दो। तो m2 बराबर क्या हो जाएगा, -1 इधर था, 3 गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। m2 की जो वैल्यू है -1/3 है। तो जो भी ऑप्शन है मैच करा लो, ठीक है। और अगर मुझे आंसर डायरेक्टली तुक्के से मारना होता तो मैं इसका आंसर अगर मारता तो मैं -1/3 क्यों मारता, मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ। कभी भी
इसका मैं लॉजिक आपको बताता हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा इस चीज़ को समझ के। मैंने आपको ये बताया था इस तरीके से बनता है कोड। अगर ये एंगल थीटा है, यहाँ पे अगर ये M1 है, तो एक चीज़ याद रखना, ये जो कोड बनता है ये वही कोड बन रहा है। आप ध्यान दे रहे हैं, ये कोड क्या बन रहा है, वह ये ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोड बन रहा है, अधिक कोड बन रहा है। अधिक कोड की जो वैल्यू होती है tan वाले में नेगेटिव साइन मैक्सिमम केसेस में आता है। तो अगर ऑप्शन देखो, ये जो एंगल यहाँ पे tan बनेगा ना, अगर मान लो ये बीटा था, तो tan जो बीटा बनेगा हमें नेगेटिव साइन देगा, जो भी उत्तर आएगा नेगेटिव में आएगा। तो ऑप्शन में अगर देखोगे ना, अगर आप ऑप्शन देखोगे नेगेटिव, ये वाला आंसर तो है नहीं तो मैं इसको काट दूंगा, ये भी नहीं तो ये भी काट दूंगा, माइनस वाला जो ऑप्शन दिख रहा है 1/3। तो ये मतलब आप चाहे तो बिना देखे भी कर सकते थे, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने चालाकी क्या करी है कि ये ऑप्शन, ये एक से अधिक वाला कोई उपयुक्त नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये भी जानो, एक से अधिक वाले ऑप्शन प्लस उपयुक्त में से कोई नहीं है, जो अदर नन ऑफ द ऑप्शन है, ये बहुत रेयर केसेस में ऐसे हुए हैं कि ये वाले ऑप्शन सही हुए हैं। आप मान के चलो कि 2-3% ही केसेस में ऐसे हुए हैं कि आपका डी और ई वाला ऑप्शन सही हुआ है। तो इस तरीके से आप चाहो तो करना हो, अगर आपको तो इस तरीके से भी करोगे तो इजीली कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ें, ये इंटरसेप्ट वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखो, अगर इस क्वेश्चन को अगर समझाने से पहले मैं इसका अगर एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, मान लो इस तरीके से फिगर मान लो ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो कह रहा है ये वाई एक्सिस आपको है, आपको पता है, ये एक्स एक्सिस है, आपको ये भी पता है, ठीक है। अब जो चीज़ें दी हैं पर उससे बात करते हैं। कह रहा है 3 रेखाएं h,0 a,b और 0, एक रेखा पे स्थित है। इसका क्या मतलब है, मैं देखो यहाँ से सारी चीज़ें पकड़ रहा हूँ, ये इस तरह, क्योंकि ये इंटरसेप्ट वाला फॉर्म है, x/a + y/b = 1 वाला जो कंडीशन होता है, ये इंटरसेप्ट वाला फॉर्म है। तो इंटरसेप्ट वाले फॉर्म में अगर मैं कह रहा हूँ एक यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है, मान लो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है, अगर इस लाइन पे मैं बात करूँ तो मैं कोई 3 पॉइंट ले लेता हूँ। ये मान लो ये पॉइंट ए रहा होगा, यहाँ पे मैं बी ले लेता हूँ, यहाँ पे सी ले लेता हूँ। पहला पॉइंट क्या है, h,0, तो h,0 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, a,b, तो हमने a,b यहाँ पे ले लिया। और तीसरा क्या है, 0, क्या है, k है, तो 0, k हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई। और ये चीज़ आपको देखोगे तो ये रेखा पे रिप्रेजेंट भी हो रहा है, एक्स एक्सिस पे y का मान 0 होता है। एक मिनट रुको, यहाँ पे होगा आपका ये 0, यहाँ पे हो जाएगा और h,0 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस पे y का मान 0 होता है, y एक्सिस पे x का मान 0 होता है, तो ये परफेक्ट यही बनेगा, ठीक है। मैंने बना दिया। अब कह रहा है इस क्वेश्चन में देखो, इसमें हमें अपना बेसिक दिमाग लगाना पड़ेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अगर तीनों रेखाएं, अगर तीनों बिंदु अगर एक रेखा पे स्थित, तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगर इनकी प्रवणता देखा जाए, अगर मैं यहाँ से अगर बात करूँ, इसकी जो प्रवणता ए बी की जो प्रवणता होगी और बी सी की जो प्रवणता होगी आपस में बराबर होगी, क्योंकि तीनों अगर एक ही लाइन पे अगर स्थित है तो इनकी जो प्रवणताएं होंगी, स्लोप होगा, आपस से बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया जो ए और बी के जो पॉइंट हैं, ये 0, है और a,b है, इसकी जो प्रवणता होगी, और h,b a,b h,0 इसकी जो प्रवणता हो। मैंने पेयरिंग कैसे कर दिया, ए बी कर लिया और बी और सी कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों की पेयरिंग हम लोगों ने कर दिया। इन दोनों की जो प्रवणताएं होंगी आपस से बराबर होनी चाहिए, क्योंकि तीनों जो बिंदु हैं, तीनों बिंदु क्या है, एक ही लाइन पे अवेलेबल है। अगर तीनों बिंदु अगर एक ही लाइन पे अगर स्थित हैं, तो इसकी अगर प्रवणता मैं निकालना चाहूँ तो इसकी जो इसका जो स्लोप होगा, अगर मैं इसका स्लोप निकालूँ तो आपको पता है y2 - y1 होता है। इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो आप, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो आप, इसको भी मान लो x1 y1 मान लो, x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। मानने को आप x3 y3 भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर कंडीशन पैटर्न वही रहता है, तो इसलिए मैं वही करता हूँ। तो अगर इसका जब प्रवणता निकालोगे तो y2 - y1 मैंने अभी जस्ट बताया था पहले, अपॉन x2 - x1 करोगे आप, और इसका भी करोगे तो y2 - y1 करोगे, अपॉन x2 - x1 करोगे, ठीक है। इसमें x2 और y1 अलग अलग हैं, इस पे x2 y1 अलग अलग है,
तो इस वाले में इस वाले का डेटा रखना है, इस वाले में इसका डेटा रखना है, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो अब इसको रखा जाए तो y2 की वैल्यू क्या है, b है, और y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू आपकी k है तो k रख लिया, और x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू a है, और x1 की वैल्यू 0 है तो 0 रख लिया, एक इंटू है तो इंटू कर लेते हैं, गुना कर दिया। y2 यहाँ पे क्या क्या है, y2 की वैल्यू 0 है, माइनस y1 की वैल्यू b है, अपॉन x2 कितना है, x2 कितना है, h है तो h लिख लिया, माइनस x1 कितना है, a है तो a लिख लिया। ठीक है, इतनी चीज़ें कर ली है ना। ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए तो मैंने इनको बराबर आपस में कर लेता हूँ। मैंने बताया प्रवणताएं बराबर होंगी तो ये वैल्यू बराबर होगी प्रवणता की। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ आता है। आई थिंक सारी चीज़ें सही लिखी गई हैं। तो b माइनस के हो जाएगा, यहाँ पे b माइनस के डिवाइडेड बाई a हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी अपॉन एच माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो आप। अगर देखो इस चीज़ को अगर यहाँ पे सॉल्व करके लिखा जाए तो b माइनस के डिवाइडेड बाई क्या है, a है, और यहाँ पे क्या है माइनस बी अपॉन एच माइनस ए है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बाकी चीज़ें कुछ है नहीं इसमें। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, a से गुणा करोगे तो यहाँ पे माइनस ए भी हो जाएगा, और b माइनस के का मल्टीप्लाई जब करोगे आप h माइनस ए में तो क्या होता है, b से h पहले गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप देखो b का गुणा h में करोगे तो बी एच आ जाएगा, और b का गुणा अगर a में करोगे तो माइनस ए भी आ जाएगा, माइनस का गुणा h में करोगे तो माइनस के एच आ जाएगा, माइनस का गुणा अगर माइनस ए में करोगे तो प्लस ए के आ जाएगा, यहाँ पे b था इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए भी हो जाएगा। ठीक है, हमें जो चीज़ लाना है उस चीज़ पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ डेटा अगर कट रहा है तो काट सकते हो, ए बी से ये वाला डेटा कट रहा है, बोथ साइड माइनस ए बी है तो उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो क्या हो जाएगा, तो ये बच रहा है यहाँ पे हमें हमें ए बाई एच चाहिए तो ए वाला डेटा इधर ही रखो, ए के रख लो, और बी एच को इधर रख लो। जो माइनस के एच था इसको जब इधर लाओगे तो प्लस के एच हो जाएगा। ठीक है ना। अगर बोथ साइड हम के एच से डिवाइड कर दें, क्योंकि हमें जो कंडीशन चाहिए हम वो बना पाएंगे, अगर बोथ साइड अगर आप के एच से डिवाइड कर दोगे तो ए के बाई क्या हो जाएगा, के एच हो जाएगा, और बी एच बाई क्या हो जाएगा, के एच हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, के एच डिवाइडेड बाई के एच हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमें 1 के आसपास नजर आ रही है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको चीज़ें दिखाई पड़ रही होंगी। जब इसको अब सॉल्व करोगे तो के से के कैंसिल आउट होता आ रहा है तो ए बाई एच यहाँ पे आ गया, और प्लस ये एच से ये एच कट रहा है तो बी बाई के आ गया, ये वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब अगर आप तुलना करो a बाई एच प्लस बी बाई के, ए बाई एच प्लस बी बाई के, इन दोनों का जो सम होना चाहिए 1 के इक्वल आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर आप देखोगे ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर 20 का सही नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आसान, लेकिन इस क्वेश्चन में बेसिकली ये करना था कि हमें स्लोप पहचानने आना चाहिए था और चीज़ें करनी आनी चाहिए थी। ठीक है, तो आई होप चीज़ें समझ में आ चुकी हैं आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल यार। ठीक है, क्योंकि वीडियोस तो सभी लोग देखते हैं, मतलब आप समझ लो कि 95% लोग जो वीडियोस देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियोस देखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इसका स्टेटस है हमें दिखता है, तो 95% लोग वीडियोस देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं वो सारी चीज़ों को। तो हमें इससे एक मोटिवेशन मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करते हो। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मोटिवेशन के लिए तौर पे काम करते हैं, तो जितना अच्छा मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ तो एक मेरे लिए अच्छा एक मोटिवेशन की तरह वो चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक किसी सरल रेखा, ये एक्चुअल में क्या है, किसी सरल रेखा पे मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंब वाई अक्ष पे धनात्मक दिशा में अल्फा कोण बनाता है, तो पी की लंबाई क्या है। ये मैं जब क्वेश्चन करा रहा तो मैंने आपको इसका एक फॉर्मूला बताया था, बहुत आसान सा चीज़ था। ये क्वेश्चन जो कह रहा है मैं आपको उसका थ्योरी बता देता हूँ। अगर इस तरीके से एक्स और वाई एक्सिस हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मैं आपको जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आता है और ये आया भी है। ये कई एग्जाम में इस पे जो इसका फार्मूला होता है, डाले गए जो लंबाई होती है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई जब निकालनी होती है, इसका हेडिंग लगा लेना, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई कैसे निकालते हैं, वो वाला फार्मूला बनता है इसमें। मान लो एक लाइन इस तरीके से हम लोगों ने ड्रॉ कर दी। ठीक है, और जब एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी ये मूल बिंदु होगा,
ठीक है, मूल बिंदु ये है, इसका 0,0 निर्देशांक है। यहाँ से सपोज किया एक लाइन मैंने इस वाले रेखा पे ड्रॉ करी, इसकी लंबाई मान लो p है, और ये कोण अल्फा बनता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा बन रहा है तो अल्फा बना दिया। तो आपको अगर इसका समीकरण लिखना हो, इस रेखा का समीकरण लिखना है, इस सरल रेखा का समीकरण जब लिखना हो तो कैसे लिखते हो मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p होता है। ये आप इसको नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ सब प्रूफ करने का टाइम नहीं है मेरे पास, और क्योंकि बहुत से लोगों को प्रूफ जो मैंने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बता दिया था, आप जिसको प्रूफ देखना है वो चीज़ वहाँ पे जाके देख लें। तो ये आप याद रख लेना, यही चीज़ आपको इसमें खोज के आंसर मैच करा लेना है। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा कुछ पी जहाँ पे दिख रहा है वही इसका आंसर होगा, जो ये मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई के लिए रेखा का समीकरण निकल के आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में एक फार्मूला है, और ये फार्मूला को ही डायरेक्टली आपसे इसने एक सेंटेंस में चीज़ें लिख के आपसे पूछ ली है। तो आप ये समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट सीखने का कितना वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इस तरीके से भी अगर लिख के देगा तो आप उन चीज़ों को पकड़ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़ें। कह रहा है कि एक रेखा दिया गया है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष से काटे गए अंतःखंड की लंबाई बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, और अगर इस तरीके से एक्स और वाई एक्सिस दिया गया है, मैं अगर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ भाई, तो अगर इसमें देखोगे तो ये मान लो अगर लंबाई अगर ये a है, और सॉरी इसको हम b ले लेते हैं, इसको b ले लिया और यहाँ से यहाँ तक a ले लिया, तो आपको मैंने जब चीज़ें बताई थी तो बताया था x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्व टू क्या होता है 1 होता है। ये मैंने आपको बताया था, जहाँ पे x क्या है, x है, a क्या है, x अक्ष से काटा गया अंतःखंड, गया अंतःखंड की लंबाई। ठीक है, इसी तरीके से ये जो b है, y अक्ष से काटे गए अंतःखंड की क्या है, लंबाई है। ठीक है, तो x और y की वैल्यू हमें पता लग गई। इन दोनों डेटा को कैसे इसमें रिजॉल्व करते हैं मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। इसमें कभी भी अगर देखिए, अगर ऊपर आप डेटा अगर मैच करेंगे तो यहाँ पे x दिखाई पड़ रहा है, नीचे हमें a दिखाई पड़ रहा है। कभी भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा ना तो ऊपर हमें x रहना चाहिए, किसी भी हाल में x रहना चाहिए। गलती लोग क्या करते हैं, मैं भी इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करूंगा तो मैं आपको वो गलती बताऊंगा जो लोग गलती करते हैं। आप गलत करोगे तो गलत वाला भी ऑप्शन इस वाले ऑप्शन में अवेलेबल है। सबसे मजे की बात तो ये है, थोड़ी भी गलती की तो क्योंकि टीचर्स ही पेपर बनाते हैं, उनको पता है कहाँ गलतियाँ होती हैं, तो उनको आपको पेपर गलत करने के लिए बनवाना होता है कि आप गलत भी अगर कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है तो आप गलत करोगे तो वो भी आंसर मैच करवा लो आप। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है। तो ये आपको एक क्वेश्चन देके रखा है, 3x माइनस 4y प्लस 10 बराबर क्या है, 0 है। इसको अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4y बराबर क्या है, -10 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोगों ने इस तरीके से लिख लिया। इसको हम क्या ले सकते हैं, और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। इसको 3x लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस कर लिया, -4y लिख सकते हैं, इधर क्या है -10 है। अब देखो हमें क्या करना होता है, जो मैंने क्वेश्चन बनाया यहाँ पे +1 है, इस साइड में +1 है। अगर मैं उस साइड में +1 करना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर -10 से डिवाइड करो। तो -10 से अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ तो ये +1 बन जाएगा। मैथ का रूल होता है, किसी भी समीकरण में अगर आपने एक साइड जो ऑपरेशन करा है दूसरे साइड भी सेम ऑपरेशन करना पड़ता है, तब जाके गणितीय संक्रियाएं बराबर हमें क्वेश्चन को बना के रखने में हेल्प करती हैं। तो दोनों साइड में -10 से डिवाइड कर दो आप, यहाँ पे भी -10, यहाँ पे भी -10 कर दो। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो अब देखो इसमें बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, अब बताएंगे x अक्ष कटा गया अंतःखंड क्या है, 3/-10 है। ऑप्शन अवेलेबल है, जब इसको काटोगे 2/5 आएगा। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये जब माइनस माइनस से कट जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4/10 हो जाएगा, तो 2/5 आ जाएगा। तो 2/5 भी अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे आंसर मैच करा रहे हैं तो आंसर आपका गलत है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई मैं अगर और करूँगा तो क्या हो जाएगा, x/-10 बाई क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये लिखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। प्लस क्या हो जाएगा, y अपॉन क्या हो जाएगा, 10/4 हो जाएगा।
इज इक्वल टू -10/10 हो जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे भाई तो ये 5 टाइम्स कट जाएगा और ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 5/2 यहाँ पे मिल गया। अब देखो, अगर x अक्ष के द्वारा काटा गया अंतःखंड अगर मैं पूछूंगा तो आप बोलोगे -10/3 है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, अगर इक्वेशन की बात करो, x अक्ष से काटा गया अंतःखंड क्या है, -10/3, पहला आंसर। y अक्ष से काटा गया अंतःखंड क्या है, तो आप बोलोगे सर नीचे जो डेटा दिखाई पड़ रहा है यही तो काटा गया अंतःखंड है, तो क्या है ये, b की वैल्यू कितनी है, 5/2। ठीक है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में दो ही चीज़ें दी गई है, तो आप आंसर मिला लो। तो इस सी वाला जो ऑप्शन दिख रहा है 10/3 माइनस साइन के साथ और 5/2 प्लस साइन के साथ, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि थोड़ी सी भी गलती करोगे तो आंसर मैच करने के लिए ऑप्शन सेट बना पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज दिया गया है, इसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक आपको देके रखे हैं और तीनों शीर्षों के निर्देशांकों के हेल्प से आपको क्या बताना है, त्रिभुज की प्रकृति बताना है। देखो, त्रिभुज की जो प्रकृति होती है दो तरीके से बता सकते हैं, एक भुजाओं के आधार पे और दूसरा कोणों के आधार पे। क्योंकि यहाँ पे तीनों जो चारों ऑप्शन जो देके रखे हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पे समबाहु, द्विबाहु, समकोण देके रखा है, ये सब जो ऑप्शन देके रखे हैं सब भुजाओं के आधार पे है। तो हमें इस त्रिभुज की प्रकृति भुजाओं के आधार पर ही पता लगाना है। अगर ये इस तरीके से होता अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, जब कोण वाला बैटर आ जाएगा तो वहाँ पे कोण पता लगाते हैं, वो अलग कंडीशन है। तो पहले यहाँ पे हम भुजाओं वाली चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा त्रिभुज में अगर बनाऊँगा यहाँ पे, तो इस तरीके से मान लो एक त्रिभुज मैंने इसे बना दिया, ठीक है। और इस त्रिभुज का मैं नेमिंग कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, अगर इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोल दिया, ए के निर्देशांक बोल दिया, ए कॉमा क्या है, a/√3 कॉमा ए ले लिया पहला निर्देशांक, और दूसरा क्या है 2a/√3 और क्या है ये 2a है, ठीक है। और दूसरा क्या देके रखा है, a/√3 कॉमा 3a देके रखा है, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, इन तीनों शीर्षों के से दूरियां निकाल लेते हैं, तीनों मतलब ए बी की लंबाई निकाल लेते हैं, बी सी की लेंथ निकाल लेते हैं और ए सी की लेंथ निकाल लेते हैं। और उन भुजाओं के आधार पे देखते हैं अगर कुछ अगर डेटा मैच करता है इन ऑप्शन के हिसाब से, तो फिर हम वहाँ पे बात करेंगे उसके आगे। पहले दूरियां निकालते हैं। तो दूरी निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे आप, तो आप क्या कर लो, इधर वाले में से घटाते हैं, एक्स वाले में से एक्स को घटाओगे तो 2a/√3 में से एक 1a/√3 अगर माइनस करोगे तो यहाँ पे a/√3 बचेगा, ठीक है। माइनस कर दिया, डायरेक्टली कर दिया, तो इसका स्क्वायर कर लो, प्लस इस 2a में से अगर एक घटाओगे तो एक a बचेगा, a का स्क्वायर कर दिया, इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया। a/√3 का स्क्वायर करोगे तो a² बाई क्या हो जाएगा, 3 बचेगा, प्लस क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये डेटा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा √a² प्लस 3a² डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, √4a² डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2a बाई क्या हो जाएगा, √3। तो इनके बीच की दूरी क्या आ गई, ए बी की जो लंबाई अगर आई यहाँ पे, ए बी की जो लंबाई है 2a बाई क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी। ये ए बी की लंबाई है, ठीक है। इसमें कोई दो राय किसी को नहीं है, ये पता लगा लिया। अगर हम बी सी की लंबाई पता लगाएं, तो अब देखो इसमें अगर बी सी की लंबाई पता लगाए, पेन का कलर चेंज करते हैं इसको, तो 2a/√3 में से एक 1a/√3 का मैं निकालोगे तो a/√3 बचेगा, तो a/√3 बचा, माइनस करके डायरेक्टली स्क्वायर कर दिया। और इस 2a में से अगर 3a माइनस करोगे तो बचेगा a बचेगा, a का स्क्वायर कर दो, ठीक है। नेगेटिव साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव वाली पॉजिटिव चीज़ें चली जाती हैं, मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे, देखो ये चीज़ें और ये चीज़ें बिल्कुल एक जैसी हैं, तो इसको जब सॉल्व करोगे, क्योंकि देखो ये डेटा बिल्कुल एज इट इज, इतना जो सॉल्व किया है तो ये फाइनल आंसर 2a/√3 आया है, तो मतलब इसका भी जो आंसर आएगा 2a/√3 ही आएगा। तो मतलब हमें AC की जो BC की जो वैल्यू पता लगी कितनी हो गई, 2a/√3 हो गई, ठीक है। इसमें कोई दो राय किसी को नहीं है, ठीक। दो डेटा मैच कर गया तो समद्विबाहु त्रिभुज तो बनेगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब AC की लंबाई अगर पता लगा लेगा, इसकी भी डेटा अगर मैच कर जाता तो सब बोलेंगे समबाहु त्रिभुज है। तो AC की वैल्यू पता लगाओगे तो क्या करोगे, देखो आप यहाँ पे
ए बाय रूट थ्री में से अगर ए बाय रूट थ्री घटाओगे तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो का स्क्वायर। ए में से अगर थ्री ए घटाओगे तो टू ए बचेगा, तो टू ए का क्या कर दोगे, होल स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, आपकी इच्छा हो तो माइनस लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, तो टू ए का स्क्वायर करोगे तो फोर ए स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेगा तो टू ए आ जाएगा, है ना। ये किसकी लंबाई है, ए सी की लंबाई। तो मतलब दो भुजाएं बराबर है, मतलब क्या हो गया, ए बी की जो वैल्यू है बी सी के इक्वल है, और नॉट इक्वल टू क्या है, ए सी है। जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हों और तीसरी भुजा बराबर ना हो तो कौन सा त्रिभुज बनता है, आप बोलोगे समद्विबाहु त्रिभुज। जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आज के वीडियो में इतने ही करेंगे। फॉर मोर अपडेट यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके कुछ भी सजेशंस हैं, कमेंट्स हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लगता है कुछ और चीज़ें ऐड करनी चाहिए जिससे आपके और आपके मित्रों की हेल्प हो पाए, तो उस चीज़ का सभी का स्वागत है। एंड फॉर मोर अपडेट यू कैन सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ टेक केयर, एंड तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। थैंक यू।